नमस्कार। मैं हूं सुबोध। नमस्कार, मैं हूं सोनालाल सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक। और आज हम और सुबोध जी दोनों एक अहम बिंदु पर परिचर्चा के लिए दोनों आदमी उपस्थित हैं। तो सुबोध जी, क्या है परिचर्चा का बिंदु? आप उसे थोड़ा सा दिखलाएं। पिछले दिनों हमने एक प्रश्न किया था। ए नाम की महिला बी नाम के पुरुष के साथ रिलेशन में थी। लगभग 1 वर्ष रिलेशन चला। उसके बाद बी की शादी सी नाम की महिला के साथ हो जाती है। फिर भी ए का रिलेशन बी के साथ बरकरार रहा और वह रिलेशन भी लगभग 1 वर्षों तक चला। उसके बाद ए द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर ए के साथ बलात्कार किया गया। ए का कहना किस हद तक सही है और क्या बी ने बलात्कार किया? अब जो प्रश्न दिखाया गया है इसमें दो बातें सामने आ रही है सर। हम यह मानकर चलेंगे कि बी दोषी है और यह मानकर चलें कि बी निर्दोष है। तो सबसे पहले हम यह मान करके चलते हैं कि बी दोषी है, तो बी को दोषी साबित करने के लिए आपके पास कौन कौन सा साक्ष्य उपलब्ध है? अब सुबोध जी, सबसे पहले हम लोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 पर एक नजर डालेंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा ही बलात्कार का कोई अपराध महिला के द्वारा किसी पुरुष के ऊपर इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है, इधर अनुसंधान में जो बात हो, बर्डन ऑफ प्रूफ पुरुष के सर पर आ जाता है। अर्थात पुरुष को दोषी मान करके ही अनुसंधान की कार्रवाई होती है। और अब इसमें अब बी के यह दायित्व बनता है कि वह ऐसा कोई साक्ष्य दे कि हाँ वह निर्दोष है। अब यहाँ आपका प्रश्न है कि हाँ बी दोषी है तो क्या क्या साक्ष्य आएगा? हम लोग तो प्रोसिक्यूशन के एजेंट हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए क्या क्या साक्ष्य? सबसे पहले हम लोग महिला का एज डिटरमिन कराएंगे। एज के लिए हम लोग उसका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, पढ़ी लिखी है तो वह हम लोग लेंगे। यहाँ पे एज का बात प्रश्न में नहीं है। या अगर वह पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर हम उसका मेडिकल एनालिसिस कराएंगे, मेडिकल उसका हम टेस्ट कराएंगे कि हाँ वह कितने साल उम्र की है। अगर वह जुवेनाइल है, 18 साल से कम है, तो बी तो दोषी है ही, उसकी सहमति का कहीं माने नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जुवेनाइल का सहमति प्राप्त किया है। उसमें कहीं कोई आपको उनका कोई क्लू और उनका कोई तर्क नहीं चलेगा। अब अगर ए नाम की महिला अगर बालिग है, 18 साल से ऊपर का है, तो हम लोग देखेंगे कि 90 आईपीसी के पेड़ी फेड़ी में जो सहमति प्राप्त करने का प्रावधान है, उसके तहत सहमति प्राप्त किया गया है कि नहीं किया गया है। सहमति प्रलोभन में दिया गया है तो एक शादी का प्रलोभन है, कोई पैसे का प्रलोभन दिया गया है, जान का कोई खतरा उत्पन्न करने का प्रलोभन दिया गया है, या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया गया, या कंसस कोई नशा वगैरह दे दिया। इन सारी चीजों का हम लोग तहकीकात अपने अनुसंधान के क्रम में कर रहे हैं। अब अगर इसमें यह बात अगर परिलक्षित होता है अनुसंधान में कि नहीं सहमति प्राप्त किया गया है, वह डाउट एवं डाउट की परिधि में है, बी दोषी हो जाए। अगर सहमति पूरी तरह से आपको बी के द्वारा स्वस्थ मानसिक स्थिति में प्रदान किया गया है, किसी भय में नहीं किया गया है, प्रलोभन की बात है, उस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बी को दोषी नहीं माने। अच्छा, इस बिंदु पर अगर हम चलें कि अब एक पक्ष हो गया कि बी दोषी है, तो बी को दोषी मानने के लिए हमारे पास दो चीज हो गया। एक साक्ष्य अधिनियम का 114A आ गया। 114A जो कहता है कि किसी भी महिला द्वारा अगर किसी पुरुष पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने उसके साथ बलात्कार किया, तो यह माना जाएगा कि उसने बलात्कार किया। ये कंप्लीट है। महिला की आयु 18 साल से कम है और उसने सहमति भी ली है, तो फिर भी वह बलात्कार का दोषी होगा। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र अगर है महिला का, तो फिर उसमें यह चीज चलेगा कि उसका कंसेंट जो लिया गया था, वह कंसेंट किस आधार पर लिया गया था, किस परिस्थिति में लिया गया था। अब जहां यहाँ जो प्रश्न है, इस प्रश्न के आलोक में अगर हम देखें कि महिला का कंसेंट पर ही अगर सारी चर्चा होनी है और बलात्कार को कंसेंट के आधार पर ही सिद्ध किया जाना है, तो यहाँ पर यह अपमान कर हम चले कि बी निर्दोष है। तो बी को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं यहाँ पे? अब है कि बी निर्दोष है, बर्डन ऑफ प्रूफ से विमुक्त होना चाह रहा है,
अब अपने विमुक्ति के लिए वह क्या क्या प्रस्तुत कर सकता है। पहला कि ये बालिग है, उसका एक वहां से वो प्रूफ प्रमाण देगा, आइदर वह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सर्टिफिकेशन का देगा, सर्टिफिकेट का देगा या मेडिकल एज का देगा। दूसरा कि जब हम सहमति प्राप्त कर रहे थे तो वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी, हम शादी का कमिटमेंट किए थे, शादी के कमिटमेंट के समय हम भी बालिग थे, वो भी बालिग थे, उसमें कहीं कोई दूर नहीं था। हम कभी उसको भय त्रास नहीं दिए थे, वह विलिंगली हमारे साथ रिलेशन में थी। इसका हम प्रूफ उसके द्वारा दिया जाना होगा कि वह हमारे आवास पर आती थी, हम उसके आवास पर जाते थे, हमारे परिजन कोई विरोध नहीं करते थे, उसके कोई परिजन विरोध नहीं करते थे। अर्थात जो हम लोग के बीच में रिलेशन था उसका एक सोशल और फैमिली रिकॉग्निजेशन भी उसको प्राप्त था। इसका भी साक्ष्य संकलन करना होगा और बी के द्वारा यह साक्ष्य दिया जाए कि आते थे जाते थे और दोनों के बीच में रिलेशन था, सो आपको मैत्रीपूर्ण था, प्रेम पूर्वक था, उसमें कहीं कोई उसमें फाउल सिविल से नहीं था, फाउल से डाउट उसमें नहीं था। हम यह साक्ष्य देखेंगे, अगर यह साक्ष्य सारे वहां पर प्रतिपादित हो जाते हैं, आकर करके सामने उपस्थित हो जाते हैं, तो फिर हम लोग बी को निर्दोष मानेंगे। तो यहाँ जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपके समक्ष प्रश्न दिया गया सर, उस प्रश्न के आलोक में मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि वह महिला को यह पता था कि बी शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद उसने बी के साथ अपना संबंध लगभग 1 वर्षों तक कायम रखा, ऐसी परिस्थिति में बी दोषी है या नहीं है? नहीं, तो बी दोषी ही नहीं है। ये महिला को यह पूर्ण ज्ञात है कि अब हम उस बी के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, तो बी का वह संबंध विवाहोत्तर संबंध होगा, वह शादीशुदा व्यक्ति है, वह किसी का पति है, यह जानते हुए उसके साथ वो संबंध बना रही। इसमें ए का जो इंक्लाइनेशन है एक तरफा है, किसी के फैमिली लाइफ में वो इंटरप्ट कर रही है। और अगर इस बीच में अगर ये शादीशुदा रहती तो उसके हस्बैंड एडल्ट्री के लिए कंप्लेन कर सकते थे, बशर्ते कि अभी एडल्ट्री का सेक्शन आपको 497 रिपील हो गया है। लेकिन जब बी की शादी सी से हो गई है और 1 साल शादी के होने के भीतर भी अगर ए के द्वारा उससे संबंध बनाया जाता है और उसके बाद वो कंप्लेन करती है जाकर, तो उसको उसी समय कंप्लेन करना चाहिए था कि हाँ हमारा यौन शोषण वहां शादी का प्रलोभन देकर के किया और आज के डेट में वो सी नाम के महिला से शादी करने जा रहा है, हमारा कंसेंट वह प्रलोभन देकर के डिराइव किया है। तो यहाँ तो जो कंसेंट देने के बाद सेक्सुअल रिलेशन उसके साथ वो आपको बीए के साथ बना रही है और उसी बीच में आपकी शादी हो जाती है, उसके तरफ से कोई शिकवा शिकायत एवं प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया जाता है, ऐसा माना जाएगा कि हाँ बी का कंसेंट था और मालाफाइड इंटेंशन के कारण 1 साल के बाद वह प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ जो परिस्थितियां दी गई थी इसमें बी दोषी नहीं है। नहीं, इससे मिला जुला 2 जजमेंट भी सर से डिस्कस हुई थी और 2 जजमेंट भी है, एक सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। हाँ, इसमें सबसे हम सुबोध जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, सिर्फ इसी से मिलता जुलता रेफरेंस का है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे स्क्रीन पर दिखला भी सकते हैं न्यायाधीश के बारे में। और इसी तरह का एक हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा का भी एक फैसला है। तो मैं दोनों जजमेंट का लिंक जो है वो हम इसमें डाल देंगे और जिन व्यक्ति को अगर लिंक देखना हो इस संबंध में, जजमेंट जो लॉ से ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं और लॉ के संबंध में जिज्ञासा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम दोनों जजमेंट का लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बी कैसे निर्दोष हुआ। और लगभग इसी टाइप का वो दोनों केस है सर, और दोनों में जो जजमेंट आए हैं उसमें पुरुष को निर्दोष साबित किया गया है। मतलब लगातार अगर शादी के बाद लगातार संबंध बना रहता है तो शादी का प्रलोभन अपने आप में खत्म हो जाता है। प्रलोभन जो है सो डाउट के घेरे में आ जाता है, प्रलोभन डाउट के घेरे में आ जाता है, फेयरनेस उसमें नहीं रह जाता है। जहाँ यह जो हम लोग के सामने प्रश्न है उसमें यह एक डाउट आ जाता है कि 1 साल तक वह उसके साथ संबंध में रही है, इसलिए सहमति जो है उसको आपका वो डाउट में है।
तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग समझ गए होंगे, और जिनको थोड़ा बहुत समझने में कसर रह गई होगी तो दोनों जजमेंट पढ़ लेंगे तो उनको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.